स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कौर और आप देख रहे हैं सबसे भरोसेमंद और पंजाब हरियाणा हिमाचल और जम्मू कश्मीर का नंबर 1 न्यूज चैनल जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। और शुरुआत करते हैं 25 खबर 25 रिपोर्टर की। सबसे पहले बात पंजाब की। पंजाब विधानसभा चुनाव में 4 फरवरी को वोटिंग के दौरान कुछ बूथों पर शिकायत मिलने के बाद अब पंजाब में 48 बूथों पर 9 फरवरी को पुनर्मतदान होगा। पंजाब के 48 बूथों पर फिर से मतदान कराने की खातिर इलेक्शन कमीशन ने कमर कस ली है। चुनाव आयोग पंजाब के 48 पोलिंग स्टेशनों पर फिर से पोलिंग कराने जा रहा है, जिसमें अमृतसर लोकसभा सीट के 16 मतदान केंद्र, मजीठा विधानसभा हलके के 12, मोगा में 1, मुक्तसर में 9 पोलिंग स्टेशन, सरदूलगढ़ के 4 और संगरूर के 6 पोलिंग स्टेशन शामिल हैं। ईवीएम और वीवीपैट मशीनों में तकनीकी खराबी के चलते जिन जगहों पर मतदान प्रभावित हुआ था वहां वोटिंग होनी है। पंजाब में 48 मतदान केंद्रों पर 9 फरवरी को रीपोल कराने का फैसला हुआ है। ये मजीठा में 20 पोलिंग स्टेशन हैं जिस पर ये हो रहा है, और 9 पोलिंग स्टेशन संगरूर और मुक्तसर शहर में है, और 1 मोगा और 1 सरदूलगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी है जो मानसा जिले में पड़ता है, वहाँ हो रहा है। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि ईवीएम और वीवीपैट पूरी तरह सुरक्षित हैं और सुरक्षा के लिहाज से चिंता की कोई बात नहीं है। संज्ञान लिया गया है और उसकी पूरी इंक्वायरी कराई गई है, उसमें कोई तथ्य नहीं है, एकदम गलत आरोप है। और जो वोटिंग मशीन है वो बहुत ही 100% फुल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ है, उसमें कोई ये इशू चिंता करने की बात नहीं है। 9 फरवरी को रीपोलिंग के मद्देनजर चुनाव आयोग ने संबंधित पोलिंग स्टेशनों पर सुरक्षा, पोलिंग स्टाफ और जरूरी मशीनरी के संबंध में जरूरी तैयारी कर रखी है। जिन पोलिंग बूथों पर दोबारा वोटिंग करवाई जा रही है उनमें से मजीठा एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसके 12 पोलिंग बूथ शामिल है जिन पर दोबारा वोटिंग होगी। दिल्ली से ब्यूरो टीम के साथ जगतार सिंह, जी मीडिया। उधर रीपोलिंग को लेकर सूबे की सियासत भी गर्मा गई है। अमृतसर से लोकसभा के उम्मीदवार गुरजीत सिंह औजला ने रिटर्निंग ऑफिसर और बिक्रम सिंह मजीठिया में मिलीभगत का शक जताया है। अमृतसर लोकसभा सीट से कांग्रेसी उम्मीदवार गुरजीत सिंह औजला ने अपनी चिंता और शक जाहिर किया है। अमृतसर जिले के जिन पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा वोटिंग होनी है वो सभी मजीठा हलके में आते हैं। इनमें लोकसभा के 6 और विधानसभा के 12 पोलिंग स्टेशन शामिल हैं। अमृतसर से लोकसभा के उम्मीदवार गुरजीत सिंह औजला को शक है कि रिटर्निंग ऑफिसर अकाली दल के मजीठा से उम्मीदवार बिक्रम सिंह मजीठिया से मिले हो सकते हैं। जी साहब का फोन आया सी कि तुहाडे लोक सभा के 16 बूथ ने जिहड़े कोई टैक्नीकल खराबी आई मशीनां च ते 12 विधान सभा मजीठे नाल रिलेटेड, ये 16 भी जिहड़े वो सारे मजीठे नाल रिलेटेड है। तो ये मैं जरूर देखना है क्योंकि मशीनां च होर भी बहुत खराबी आई सी सारे लोक सभा दे विच, सिर्फ मजीठे दे ही क्यों तुसीं मतलब दोबारा कराइए, बाकी भी दे कई जगह ते अद्धा दिन मशीनां नहीं ठीक हुई, बाकी होर हलकियां च भी सी। इलैक्शन कमीशन दा कोई सख्त नहीं कि इलैक्शन कमीशन निरपक्ष है, पर मैनूं आरो किसी ना किसी शक दे घेरे च जरूर रहंदा है। उधर मानसा जिले के सरदूलगढ़ के गांव कोरवाला में बूथ नंबर 86 पर भी दोबारा पोलिंग होनी है। यहां पर कुल वोट और डाले गए वोटों का मिसमैच सामने आया था। जो वोटां मशीन का टोटल किया गया उस पता लग्या कि 1142 लोग असल च 17 ही रजिस्टर ते इलैक्टोरल रोल के मुताबिक वोट पा के गए सी, पर मशीन का जो टोटल डिस्पले है वो 1199 वोटां शो कर रहे हैं। और वोटां के इस मिसमैच कारण ही जोड़ा है मानयोग इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वालों रीपोल का ऑर्डर किया गया। चुनाव आयोग पूरी निष्पक्षता के साथ अपना काम पूरा करना चाहता है, इसलिए संबंधित जगहों पर फिर से पोलिंग कराने से गुरेज नहीं किया। दरअसल कुछ जगहों पर ईवीएम और वीवीपैट मशीनों में खामी आई थी जिससे वोटिंग प्रभावित हुई थी। अमृतसर से राजन गोसाई, मानसा से बलदेव शर्मा, जी मीडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में संस्कृत के श्लोक के बहाने आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान पर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान उस समय लोकसभा में बगले झांकते नजर आए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके पीने की आदत पर चुटकी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में चावार्क ऋषि के श्लोक को पढ़ते हुए उसका मतलब समझाने की कोशिश की।
प्राचीन काल में दर्शन शास्त्री रहे चावर्क ने कहा था कि जब तक जियो मौज मस्ती करो, कर्ज लेकर घी पियो, शरीर फिर नहीं मिलेगा। ऐसे में चिंता काहे की। यहीं पर पीएम भगवंत मान की तरफ देखकर मुस्कुराए और कहने लगे कि मान जी होते तो शायद कुछ और पीने को कहते। इस पर भगवंत मान कुछ कहते नजर आए, लेकिन तब तक पूरा सदन हंसी के ठहाकों से गूंज उठा और मान बगले झांकते नजर आए। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो मौज करो, जियो, हाँ? जब तक जियो मौज करो। चिंता किस बात की, कर्ज करो और घी पियो। उस जमाने में संस्कार थे, लिए घी कहाँ भाई, भगवत मान, नहीं तो और कुछ पीने का कहते हैं। लेकिन उस समय ऋषियों ने, वहां संस्कार थे, उन्होंने घी पीने की बात कही थी। शायद आज का जमाना होता तो कुछ और पीने की चर्चा करनी पड़ती। मेरे बारे में कुछ ऐसा बोला जो संसद में नहीं बोल सकते। क्या सबूत है उनके पास? कौन सा टेस्ट करवाया उन्होंने? बार बार वो आप बोल रहे थे, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आपको पता है, आपका है, आप बोल रहे थे। चलो, क्योंकि उनके सपनों में आप आती है, उनके सपनों में आप आती है, तो जो सपना आता है वो जो जुबान पे होता है ना। दरअसल मान पर उनके बगल में बैठने वाले सांसद शराब पीकर सदन में आने का आरोप लगा चुके हैं। भगवंत मान सदन में जवाब देने के लिए खड़े जरूर हुए, लेकिन बाकी सांसदों के ठहाकों के बीच उनकी आवाज की बत्ती गुल हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पुनीत पिंजा, जी मीडिया, चंडीगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में विपक्ष पर जमकर हमला बोला। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हो रही चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत पूरी पार्टी को निशाने पर लिया। पीएम ने कल आए भूकंप को राहुल के स्कैम वाले बयान से जोड़ा और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बयानों पर भी पलटवार किया। मैं सोच रहा था कि ये भूकंप आया कैसे, क्योंकि धमकी तो बहुत पहले सुनी थी। स्कैम में भी नम्रता का भाव देखता है तो सिर्फ माँ नहीं, धरती माँ भी दुखी हो जाती है। बहुत बड़ी कृपा की आपने इस देश पर, लोकतंत्र बचाया। कितने महान लोग हैं, पूरा लोकतंत्र एक परिवार को आहूत कर दिया गया। इतिहास को जानने का, इतिहास को जीने का प्रयास आवश्यक होता है। उस समय हम थे या नहीं थे, हमारे कुत्ते भी थे या नहीं थे, औरों के कुत्ते हो सकते हैं। चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने नोटबंदी के विरोध को लेकर भी विपक्ष पर तीखा हमला बोला। पीएम ने विपक्ष पर नोटबंदी को लेकर सदन के अंदर बहस से बचने का आरोप लगाया। बेनामी संपत्ति के कानून पर पीएम ने कहा, 1988 में कानून बनने के बावजूद कांग्रेस ने नोटिफाई नहीं किया। पीएम ने कहा कि 2014 से पहले सदन में आवाज आती थी कि स्कैम में कितना गया, अब आवाज आती है मोदी कितना लाया, यही बदलाव है। पीएम मोदी ने सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। 84 योजनाओं को आधार कार्ड से जोड़ने का दावा किया। लोकसभा में पीएम के धन्यवाद प्रस्ताव पर दिए भाषण की बीजेपी ने तारीफ की है, तो विपक्ष ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर पीएम मोदी के जवाब को लेकर सियासी शोर मच गया है। इतिहास को जानने, पीएम के दिए भाषण को बीजेपी नेता और मंत्रियों ने शानदार बताया। कांग्रेस नेता के बारे में कहा, वो तो इसलिए कि कांग्रेस नेता ने ऐसा चीज को लोगों के सामने में कहा कि जैसे कि पूरा पार्लियामेंट हिल जाएंगे, तो कुछ हुआ तो नहीं है। The honorable Prime Minister, who is the leader of the nation, when he is intervening in a debate, there is a decorum, there is a decency, there is a system, there are precedents that the leader of the house is given a patient hearing, peaceful hearing. But unfortunately, these Congress people, they are not able to digest the fact
कांग्रेस ने पीएम के भाषण की आलोचना की और इसे भ्रमित करने वाला बताया है। ये शोभा नहीं देती कि एक उचित स्थाई पे आप बैठ के आप ऐसे बात करते हैं और वास्तवता को भुला के आप कई लोगों को गुमराह कर देते हैं। वेरी रिवेंजफुल रिप्लाई, क्वाइट ए एरोगेंट रिप्लाई। आई थिंक दिस वाज द लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर हिम। पीएम मोदी ने इस दौरान महात्मा गांधी और स्वच्छता अभियान का भी जिक्र किया। लोकसभा में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाने के लिए सबसे साथ आने की अपील की है। लोकसभा में पीएम मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने का फिर से जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गांधी जी आजादी से भी पहले स्वच्छ भारत का निर्माण चाहते थे और इसलिए क्या स्वच्छता को भी हम राजनीति के एजेंडा का हिस्सा बनाएंगे? आप में से कौन है जो गंदगी में जीना चाहता है? आपके इलाके में कौन है जो गंदगी चाहता है? आप भी नहीं चाहते हैं, यहां वाले भी नहीं चाहते हैं, यहां वाले भी नहीं चाहते हैं, कोई नहीं चाहता। लेकिन क्या हम मिल करके एक स्वर में समाज को इस पवित्र कार्य से जोड़ने को, गांधी जी के सपने को पूरा करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकते? कौन रोकता है हमें? उन्होंने सांसदों से कहा कि क्या हम मिलकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपनों को पूरा करने का प्रयास नहीं कर सकते? उन्होंने इस मुद्दे पर राजनीति से ऊपर उठने की नसीहत दी। गांधी कहते थे कि आजादी से पहले भी मुझे अगर कोई पाना है तो मुझे स्वच्छता पानी है। हम स्वच्छता की गांधी जी की बात को लेकर आपके सामने आए, देश के सामने आए। इतनी सरकारें आई, इतने संसद चले सत्र, क्या कभी संसद में स्वच्छता विषय पर चर्चा तक हुई है? प्रधानमंत्री ने दुख जताया कि आजादी के बाद किसी भी सरकार या संसद सत्र में गांधी जी के स्वच्छता के सपने पर चर्चा नहीं की गई। प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक गांधी जी आजादी से भी पहले देश को स्वच्छ बनाने का सपना पूरा करना चाहते थे। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ विमल कुमार, जी मीडिया। पंजाब चुनाव से पहले डेरा सच्चा सौदा के अकाली दल बीजेपी को समर्थन के ऐलान पर अकाल तख्त और एसजीपीसी ने संज्ञान लिया है। मतदान से पहले अकाली दल, कांग्रेस और आप के कुछ उम्मीदवारों ने डेरा के खूब चक्कर काटे थे। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से ठीक पहले डेरा सच्चा सौदा सिरसा की तरफ से अकाली दल बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन का ऐलान किया गया था, जिस पर श्री अकाल तख्त साहिब और एसजीपीसी ने संज्ञान लिया है। एसजीपीसी प्रधान प्रोफेसर कृपाल सिंह बडूंगर ने कहा कि श्री अकाल तख्त की ओर से एक पत्र मिला है, जिसके बाद एक कमेटी का गठन किया जा रहा है। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। कल ही सानू अकाल तख्त साहिब दे जथेदार सिंह साहब गर्जी गुरबचन सिंह जी वालों आदेश आया कि ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ पूरी पड़ताल करके ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट आई है ਉਹ श्री अकाल तख्त साहब ਨੂੰ जल्दी तो जल्दी भेजी जाए ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੋ अगली कार्रवाई की जा सके। एसजीपीसी प्रधान का दावा है कि डेरा सच्चा सौदा के ऐलान का दिल्ली में होने वाले कमेटी के चुनाव पर असर नहीं पड़ेगा। कदे बंदे दे मन का सवाल है, बंदे मन नाल संबंध है गया, अपनी सीक्रेसी है, कोई बंदा किसी को दसदा नहीं मैं वोट किधर पानी कि नहीं, ये असैस करना बड़ा मुश्किल होंदा। कमेटी इस बात काम कर रही है सरदार मनजीत सिंह जी के और सरदार बलदेव शाह की अगवाई हेठ, जो पिछले समय इन्होंने अपने जो काम किए हैं ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਇਹਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਔਰ ਮਨਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ 1% ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ये कौम चो छेक देना चाहिए। माफ़ी वाला कोई विच विचाला है नहीं। अब देखने वाली बात ये होगी कि एसजीपीसी रिपोर्ट आने के बाद इन पर क्या कार्रवाई करती है। पटियाला से हरप्रीत धालीवाल, जी मीडिया।
पंजाब चुनाव के बाद अब राज्य की जनता को सियासी लोगों की तरह परिणाम का बेसब्री से इंतजार है और लोगों का कहना है कि सरकार कोई भी बने लेकिन विकास बराबर चाहिए। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਜਿੱਡੀਆਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਬੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ, ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਈ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਹੁਣ ਕੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ? ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਯਾਰ, 11 ਮਾਰਚ ਦਾ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜੀ। 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਖਾ ਲੈਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਬਤੀ ਬਟਨ ਬਥੇਰੇ ਦੱਬੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ ਜਿੱਤੂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਉਹੀ ਜਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਿਆ, ਐਰਕੀ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਈਕਾਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਐਵੇਂ ਲੈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰੋਬਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਦੀ ਪਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਏਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਏਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਏਕਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਏਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਏਕਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਦਾ ਏਕਾ ਜਨਾਬ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕਰਨਾ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਫਲੀ ਵਜਾਈ ਹੈਗੀ? ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ ਦਰਅਸਲ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ, ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ, ਬਸ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪੋਲ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ, ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ? ਜਿਤਨੇ ਜੋ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਪੁਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ, ਬਾਕੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, मोहाली। वहीं मोहाली में भी जी मीडिया संवाददाता रविंद्र सिंह ने लोगों से जाना कि अगली सरकार को लेकर उनकी क्या राय है। चाय की चुस्की के साथ चर्चा हो रही है पंजाब की राजनीति की और सवाल सिर्फ यही बना हुआ है कि आखिरकार सरकार कौन बनाएगा, किसकी हवा ज़्यादा बनी हुई है, क्या लगता है क्या क्या मुद्दे थे। तमाम सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे जो मोहाली के बलौंगी गांव के वोटरों से। क्या लगता है, चाय की चुस्की के साथ बातें हो रही हैं पंजाब की राजनीति पर, क्या लगता है कौन सरकार बनाएगी? देखिए, सेंटर को देखें, सेंटर में बीजेपी सरकार है। जो उनकी पॉलिसीज़ है उनको ध्यान में रखते हुए अधिकतर फंड जो सेंटर से पंजाब सरकार को आना है, तो अगर पंजाब में अकाली भाजपा सरकार दोबारा आती है तो जो सेंटर की स्कीम्स हैं, नेशनल हाईवेज़ हैं, स्टेट की पॉलिसीज़ के साथ वो तालमेल करके आगे काम को बढ़ा सकते हैं। आप क्या देखते हैं इस चाय की चुस्की के साथ, क्या बातें करते हैं, क्या लगता है किसकी सरकार? देखिए सर, जैसे मुद्दे पंजाब में उगल के आ रहे हैं सामने, दिन प्रतिदिन जो भी हो रहा है, कारोबार नहीं है। मेरा ये मानना है कि इस टाइम बहुत ज़रूरी है कि बदलाव चाहिए। कि मैं वही बात अपने रिपीट करूँगा दोबारा, बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वोटिंग को लेकर आप क्या कहना चाहोगे कि वोटिंग इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, क्या क्यों हुई है, क्या लगता है? देखो ये जो वोटें हुई है ना, वोटें तो तीसरा मुद्दा आने के बाद ही हुई। जैसे पहले 2 पार्टियां सी, इस बार 3 पार्टी होगी। 3 पार्टियों के चक्कर में लोग इस बार ज़्यादा जागरूक हुए। इसी वजह से आज जो वोटें हैं, वोटें पहले जैसे 40-50% पे थी। मोहाली की इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए जो भी सरकार उसको आना चाहिए, बट अकाली की सरकार में मोहाली की इंडस्ट्री सारे बंद है। मेरे लाइन है 98 से टेलीविजन कंपनी में सारी कंपनी, टेलीविजन 11 कंपनी बंद हो गई है। किसकी सरकार आएगी? आप घरों में काम करते हो, बैठते हो, बातें करते हो अपने परिवार से, आपको क्या लगता है सरकार किसी की बनेगी? सरकार अज तक कहते सरकार वो होनी चाहिए ਜਿਹੜੇ गरीब तबके की सुनाई करते होवे। अजकल किसी की सुनाई नहीं हैगी। तीनों पार्टियों में सबसे बड़ी पार्टी किसे मानते हो? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ।
जे देखा जाए साड़ियों सुनाई नहीं है कि ऐसे किसी ने भी नहीं मानते। यहाँ पर आप देख सकते हो कि चाय की चुस्कियों के साथ सब अपनी अपनी राय रख रहे हैं। कोई बीजेपी अकाली सरकार को मान रहा है कि सबसे बड़ी पार्टी बन के सामने आएगी, कोई आम आदमी पार्टी को मान रहा है, तो कोई कांग्रेस को सबसे बड़ी पार्टी मान रहा है। तो तमाम जो मुद्दों पर इस बार पंजाब के सूझवान वोटरों ने वोट की है और अब देखना होगा कि आखिरकार 11 मार्च को किसकी सरकार पर। कैमरामैन प्रमोद के साथ रविंद्र सिंह, जी मीडिया, लौंगी, मोहाली। कुवैत में भारतीय नौजवानों के फंसे होने की खबरें अक्सर ही सामने आती रहती है और ताजा मामला पठानकोट से सामने आया है, जिसके तहत 4 भारतीय युवा पिछले 4 साल से कुवैत में फंसे हुए हैं। पठानकोट के शवीश सिंह की कुवैत से वतन वापसी के लिए परिवार वालों को विदेश मंत्रालय की मदद का इंतजार है। पठानकोट का ये परिवार अपने बेटे का पिछले 4 सालों से इंतजार कर रहा है। इस घर का चिराग स्विस कुवैत में फंसा है। दरअसल 4 साल पहले स्विस सहित 16 नौजवान कुवैत में कस्टम चोरी के एक मामले में फंसे थे, जिसमें अदालत ने इन्हें बरी भी कर दिया, जिसके बाद बाकी देशों के 12 नौजवान अपने अपने देश वापस भी चले गए। लेकिन स्विस सहित 4 भारतीय युवकों का पासपोर्ट अभी तक क्लियर ना होने की वजह से ये कुवैत में ही फंसे हुए हैं। भारत सरकार से यही अपील है, हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हम सबके आंसू देखें और हमारे बच्चे की मदद करें। हमारी विदेश मंत्री जी बैठी हैं, हमारे पीएम मोदी जी बैठे हैं, वो हमारी बातें सुने, ध्यान दे और जल्द से हमारी शाबिश की मदद करें और शाबिश को देश में लाया जाए। सरकार अगे विनती है कि भेज दियो तो बड़ी थोड़ी धन्यवाद है। बाबा भी खत्म हुई है इसी परेशानी करने, मैं भी तो आत्महत्या करने की तैयार है। कि 4 साल पड़े होंगे, मेरा भी दिखने दिल करता बच्चे की। स्विश की मां भरे मन से सरकार से फरियाद कर रही है कि उसके बेटे को लाने में सरकार उनकी मदद करे। मेरा शाबिश, मैं और कुछ नहीं कहना चाहती, मैं यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा घर आ जाए। मैंने और कुछ नहीं चाहिए, मैं सरकार के यही विनती करती हूँ कि मेरा बच्चा घर जाए। पिछले 4 साल से कुवैत में फंसे अपने बच्चे की वतन वापसी का ये परिवार इंतजार कर रहा है। पठानकोट से अजय महाजन, जी मीडिया। पठानकोट के बमियाल बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों की ओर से एक घुसपैठिए को मार गिराया गया है और मारे गए घुसपैठिए से फिलहाल कोई रिकवरी नहीं हुई है। भारतीय सीमा की लास्ट चौकी सिंबल फॉरवर्ड। जी हाँ, सिंबल फॉरवर्ड के साथ ही जो है आज सुबह 8:30 बजे के करीब एक घुसपैठिए को मार गिराया गया है। पाक से सटी सिंबल फॉरवर्ड पोस्ट के नजदीक पाक घुसपैठिया इंटरनेशनल बॉर्डर से 20 मीटर अंदर तक घुस आया। इस दौरान बीएसएफ के जवानों ने उसे चेतावनी भी दी, लेकिन घुसपैठिए ने नजरअंदाज कर दिया। बॉर्डर फेंसिंग से महज 1 मीटर की दूरी पर जवानों ने उसे मार गिराया। इस दौरान जवानों ने कुल 6 राउंड फायरिंग किए। मारे गए घुसपैठिए से फिलहाल कोई रिकवरी नहीं हुई है। बीएसएफ ने फ्लैग मीटिंग में पाक रेंजर्स को इस बाबत सूचित किया, लेकिन पाक रेंजर्स ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद घुसपैठिए की बॉडी को पुलिस के हवाले कर दिया। ये एक इंट्रूडर पाकिस्तान से इंटरनेशनल बॉर्डर के अंदर आ गया, जो कि 20 मीटर तक अंदर आ गया। बॉर्डर फेंस से 1 मीटर दूर जब इसको बीएसएफ के 2 कांस्टेबल्स ने चैलेंज किया तो ये अपनी जेब में हाथ डाल के बॉर्डर फेंस की तरफ भागने लगा। चैलेंज करने के बाद जब इसने ऐसी हरकत करी तो इस पर फायरिंग की गई। टोटल 6 राउंड फायर किए गए। उसके बाद इसकी डेड बॉडी पुलिस के हवाले करी गई। पठानकोट में पाक बॉर्डर से सटे बमियाल सेक्टर में इससे पहले भी पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश होती रही है। इस दौरान कई घुसपैठिए मारे जा चुके हैं। ये घुसपैठिया आईबी क्रॉस करके फेंसिंग लाइन से के बिल्कुल करीब पहुंच गया था, जिस कारण बीएसएफ के जवानों ने इसे मार गिराया। कैमरामैन सूरज के साथ अजय महाजन, जी मीडिया, पठानकोट। और अब बात हरियाणा की। हरियाणा कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक आज हुई, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से की गई घोषणाओं की समीक्षा की गई। हरियाणा में आज अनौपचारिक बैठक हुई, जिसमें प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई।
हरियाणा कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा की गई घोषणाओं की समीक्षा की गई। हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने बताया कि राज्य में सभी शैक्षणिक संस्थाओं का फिजिकल वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। We are making a physical verification of every institution which is run in Haryana, whether it is a private, whether it is a government aided, whether it is a शिक्षण संस्थाओं में हमारा फ्लैगशिप कार्यक्रम है। बैठक में इस बात की भी जानकारी दी गई कि 10 फरवरी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सूबे के 22 महाविद्यालयों का एक साथ उद्घाटन करेंगे। 10 तारीख को हरियाणा के इतिहास में पहली बार 22 महाविद्यालय का माननीय मुख्यमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम एक साथ हरियाणा में 22 महाविद्यालय का हम उद्घाटन करने जा रहे हैं। बैठक में जाट आंदोलन के ताजा हालात पर भी चर्चा की गई। ललित शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक आज रैलियों का दिन था। सभी पार्टियों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए आज भी सभी पार्टियों ने प्रचार किया। मेरठ में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के लिए यूपी के सीएम अखिलेश यादव और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की जुगलबंदी नजर आई। दोनों ने मिलकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। जो लोग आंधी और हवाओं की बात कर रहे हैं, अगर आंधी भी होगी तो उससे टकराएंगे और आंधी का मुकाबला करके पैडल मारते हुए साइकिल चलाना भी जानते हैं हम समाजवादी लोग। नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश के युवा एक साथ खड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश के युवा मेक इन उत्तर प्रदेश करना चाहते हैं। पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश एक साथ खड़ा है। इस प्रदेश को तोड़ा नहीं जा सकता है। इस प्रदेश में नफरत नहीं फैलाई जा सकती है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने गाजियाबाद में रैली के दौरान विरोधियों पर हमला बोला। इसके प्रधानमंत्री को यहाँ प्रदेश में चल रहे गुंडा व जंगल राज पर कुछ भी बोलने का नैतिक अधिकार नहीं रहा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज उत्तराखंड में मोर्चा संभाला है। घनसाली में अपनी पहली रैली के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। बार अखबारों में छपता है कि सरकार बचाने के लिए विधायकों का खरीद फरोख्त, मगर हमने तो पहली बार देखा किसी राज्य का मुख्यमंत्री स्वयं बैठकर वीडियो के सामने विधायकों के खरीद फरोख्त का सौदा कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव 13 फरवरी को मैनपुरी के बाद मुरादाबाद, रामपुर में भी रैली करेंगे। समाजवादी पार्टी की स्टार प्रचारक डिंपल यादव 8 फरवरी से अपने संसदीय क्षेत्र कन्नौज से प्रचार की शुरुआत करेंगी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए और उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ राजकुमार गोयल, जी मीडिया।